नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज के डेली प्रैक्टिस सीरीज में जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से 10 से 12 प्रश्न जो है हर साल आ जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के प्रश्न देख लेते हैं अपने क्या हो जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई करते हैं विचार। क्या है ऑप्शन है कि जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को जो है दर्शाता है। ऑप्शन बी क्या है कि जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं को या वस्तुओं के मूल्य को अलग से जोड़ने से दोहरी गणना हो सकती है। ठीक है। ऑप्शन 3 क्या कहता है कि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। अब ऑप्शन कौन से हो जाएंगे आपके? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों सही है। और ऑप्शन डी हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि जीडीपी, ठीक है, बात करते हैं जीडीपी की, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस, राइटिंग पे मत जाना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और अगर बात करें ये होता क्या है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी देश के एक निश्चित अवधि के दौरान, ठीक, किसी एक देश में, ठीक है, मान लेते हैं अपना क्या हो जाएगा, इंडिया मान लेते हैं हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना इंडिया हो गया। अब कोई भी चीज़ हो, कोई भी, वो इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत अगर आ रही है, तो वो अगर इंडिया के क्षेत्र में उत्पादित होनी चाहिए, फिर वो किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा हो या भारतीय व्यक्ति के द्वारा हो, बस वो जो क्षेत्र हो, मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई चीज़ अगर उत्पादित हो रही है, या पाकिस्तान की एम्बेसी में इंडियन एम्बेसी, या फिर अमेरिका की कोई एम्बेसी है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है और उससे इनकम होती है या कोई उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे। ठीक है, और उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होना चाहिए। ठीक है, बीच में मिडल वस्तुएं जो होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं शामिल किया जाता है? इसलिए चूँकि मान लो एक किसान है, ठीक है, एक किसान ने 1 केजी जो है आलू उत्पादित किया। अब इसने बेच दिया किसको? अब इसने मार्केट में जाके किसी व्यक्ति को बेच दिया। मान लो इसने बेच दिया खाना बनाने वाला जो है, खाना बनाने वाला। अब इसने क्या किया? अब इसने समोसा बना लिया। ठीक है, समोसा। तो 1 केजी आलू बेचने पर जो किसान को 5 रुपये अगर मिला है, तो और इससे इसने 25 रुपये का एक समोसा बेचा, तो ये 5 रुपये नहीं, इसका अंतिम मूल्य जो होगा वो ये समोसा जोड़ा जाएगा। समोसे में यूज किया गया आलू का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर इसको भी जोड़ लोगे तो 25 5 30 हो जाएगा, जो कि दोहरी गणना हो जाएगी कि चूँकि समोसे के अंदर भी आलू पड़ा है और यहाँ पे भी, ठीक है, आलू, तो उसका मूल्य कट जाएगा। सिर्फ समोसे वाला टोटल समोसे का रेट जो है मालूम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वस्तु का उत्पादन जो होगा उसको शामिल किया जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा? वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। हाँ, सही बात है। अगर वास्तविक जीडीपी निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में किस वस्तु पर कितना महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर दिया भी गया है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर होती है और रियल जीडीपी किसी स्थिर आधार वर्ष पर होती है, बेस ईयर। ठीक है, तो अगर अभी तक बेस ईयर की बात करें तो अभी तक 2011-12 बेस ईयर था, पर अब इसको बदल करके 2023-24 मानने की बात चल रही थी अभी तक। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें अतिरिक्त की बात करें तो जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी पर आधारित होती है, मतलब भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत या किसी जिस देश की जीडीपी की बात चल रही है उस देश के क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, बात की जीएनपी जो है नागरिकों एवं निवासियों के उत्पादन से संबंधित होती है। रियल जीडीपी क्या होती है? आर्थिक वृद्धि मापने के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है जीडीपी और जनसंख्या को भाग देने से निकाली जा सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है।
डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर या उत्पाद शुल्क। अगर बात करें जीएसटी तो ये अपना इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीमा शुल्क ये भी, उत्पाद शुल्क ये भी। पर इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स हो गया, फिर निगम कर हो गया, ये सब जो होते हैं ये डायरेक्ट कर होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी जो है ये प्रत्यक्ष कर है, बाकी अप्रत्यक्ष कर है। सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दिखा गया है कि प्रत्यक्ष कर का भार, देखो डायरेक्ट कर, इंडेक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में जो कर लगाता है उसी पे भरना पड़ता है, जो वस्तु को खरीदता है, ठीक है, भार उसी संस्था पे पड़ता है जिस पर कर लगाया गया है। और इनडायरेक्ट पर में होता है कि कर लगाया किसी अन्य व्यक्ति पर जाता है और उसका भुगतान कोई अन्य लोग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें आयकर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा और पूंजी लाभ कर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा और कुछ उत्पाद शुल्क हो जाएंगे, ठीक है। जीएसटी एक कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि मान लो राजस्थान में एक कार कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी कार बनाती है और उत्तर प्रदेश से किसी व्यक्ति ने कार को मंगाया है, तो इस कार की डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश। तो कर इस कार पर टैक्स लगाने की जो पावर होगी ये उत्तर प्रदेश के पास होगी, राजस्थान के पास नहीं होगी, ठीक है। और ये नियम केवल जीएसटी की बात कर रहा है, ना कि अन्य टैक्सेस की, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिर से जीएसटी से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा, जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा जीएसटी भारत में 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात कर लें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कहता है कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 तीनों सही है, और ऑप्शन सी क्या है कि केवल 2 और 4 सही है, और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं। तो पहले की बात करें तो हाँ, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये संविधान के अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद की बात की गई है, ठीक है। बात करें जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता भी केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ठीक है। बात करें इसकी तो ये 1 अप्रैल 2017 को जो है लागू हुआ था, ना कि 1 अप्रैल 2016। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, हाँ जाहिर सी बात है ही है। आरबीआई मौद्रिक नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और आरबीआई की स्थापना संविधान के द्वारा हुई थी। तो इसके ऑप्शंस की बात कर लें, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 3 और 4 सही है, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चार के चारों सही हैं। तो आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वो भी कैसे हुई थी, आरबीआई अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और कौन सी कमेटी की बात करें, कमेटी कौन सी हो जाएगी, हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है, हिल्टन यंग समिति, इसकी सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे आरबीआई की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीआई मौद्रिक नीति संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, आरबीआई की एक संस्था है एमपीसी, ठीक है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके द्वारा मौद्रिक नीतियों का निर्धारण आरबीआई के माध्यम से किया जाता है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। पर ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत लाया गया था, ना कि किसी संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन बी 1, 2, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात कर, यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है।
हाँ, इसके कार्यों की बात करें तो यह मुद्रा भी जारी करता है, मौद्रिक नीतियाँ बनाता है, बैंकों का अन्य बैंकों का विनियमन करता है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन का भी कार्य करता है। ठीक है, फेरा और फेमा के तहत। कैसे? FERA, फेरा की जगह पे अब फेमा आ गया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? ठीक है, मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। रेपो रेट, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और SLR का मतलब क्या होता है? SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बात करते हैं आयकर, तो ये तो टैक्स है, ये किसी भी प्रकार का मौद्रिक नीति को निर्धारित नहीं करता, ये टैक्स है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आयकर दर जो है क्या होती है? राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि CRR जो होता है ये मौद्रिक नीति से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और फिस्कल पॉलिसी सरकार के जो है अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करें रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, अगर कोई नाबार्ड हो गया या फिर SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक होगा, कोई भी बैंक हो गया, वो RBI से जब अल्पकालिक कुछ समय के लिए ऋण लेता है तो वो रेपो रेट के तहत मिलता है। ठीक है, CRR क्या होता है? इसमें बैंकों को RBI के पास नगद रखना होता है। ठीक है, कि इतना रुपया अपनी बैंकों के असंतुलन को मैनेज करने के लिए रखना होगा। SLR क्या होता है? ये बैंक की तरल परिसंपत्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सरकार अपनी प्रतिभूतियाँ जैसे कोलेट्रल हो गया या कोई परिसंपत्ति हो गई उसका खरीद बिक्री करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है कि अभिकथन है कि महंगाई बढ़ने पर RBI ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। कारण क्या है कि ब्याज दरें बढ़ने से ऋण महंगा हो सकता है और मांग में कमी आ सकती है। ठीक है, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें कि कैसे ऐसा हो सकता है, तो मान लेते हैं कि अभी मंदी चल रही है या महंगाई नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन ले लेते हैं एक नॉर्मल। इसमें क्या है? इसमें मान लो कि अभी रेपो रेट डाउन चल रही है। ठीक है, या RBI की ब्याज दर कम है। जब ब्याज दर कम होगी तो कम ब्याज दर पर लोगों को लोन मिल जाएगा। तो क्या होगा? मान लो 2% ब्याज दर है, तो इन लोग क्या करेंगे? चलो 5 से 10 लाख रुपए लोन लेते हैं क्योंकि कम ब्याज दर देना पड़ेगा, तो एक कार ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कार ले लिया। अब कार ले लिया तो यही सब सोचेंगे। अब जब सब सोचने लगेंगे तो कार बहुत सारी बिकने लगेंगी। अब बहुत सारी कार बिकने लगेंगी तो कार कंपनी क्या सोचेगी? अब जब कार बिक ही रही है और बिक रही है मान लो 5 लाख की, ठीक है, चलो यार 5,50,000, 5.5 लाख कर देते हैं। फिर भी चूँकि इनको सस्ते पे लोन मिल रहा है तो ये कहेंगे चलो 5 लाख की जगह पे 5.5 लाख की है तो भी हम कार ले लेते हैं। तो क्या हो गया? कार में महंगाई आ गई। और यही चीज़ अन्य प्रोडक्ट्स पे भी हो जाती है। अब क्या हुआ? अब उस महंगाई को मैनेज करने के लिए, यस महंगाई बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में, उसको कम करने के लिए RBI क्या करेगा? RBI करेगा कि ब्याज दर बढ़ा देगा। अब ब्याज दर बढ़ा देगा तो बैंकों से जो लोग लोन ले रहे थे वो 5% पे मिलेगा। अब जहाँ पे लोगों को 2% पे ब्याज दर मिल रहा था, अब 5% पे मिलेगा। तो वो बोलेंगे चलो यार 2 साल के बाद कार ले लेंगे, अभी कार लेके ब्याज हम दे नहीं पाएंगे, नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि कार की बिक्री कम हो जाएगी। अब जब कार की बिक्री कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि महंगाई कम हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और RA की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे A सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो महंगाई बढ़ जाती है या जो RBI के द्वारा ये कार्य किया जाता है, इसको टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे का सबसे उपयुक्त अर्थ है? राजकोषीय घाटे का सरकार का कुल राजस्व माइनस कुल व्यय। नहीं, ये राजकोषीय घाटा थोड़ी हो जाएगा, ये तो राजस्व घाटा हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देते हैं राजस्व घाटा हो जाएगा, राजस्व घाटा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी क्या है कि सरकार का कुल व्यय, उसमें से कुल प्राप्तियां घटाने के बाद उधारी को छोड़कर। ठीक है, मान लो सरकार के पास कुल व्यय कितना है? सरकार ने 50 लाख खर्चा किया है। ठीक है, 50 लाख खर्चा किया है।
अब उसमें से कुल प्राप्तियाँ अब सरकार को टैक्स, जीएसटी या इन प्रकार से या फिर किसी भी परियोजना से प्राप्त कितना हुआ है, 30 लाख, 30 लाख प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें सरकार ने अन्य देश से या कहीं और से या किसी भी संस्था से मान लेते हैं 5 लाख रुपए क्या ले लिया है कर्जा या लोन ले लिया है। तो इसमें से 30 लाख तो ये मान लो 50 लाख में से निकल जाएगा और 5 लाख ये छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो खर्चा बढ़ेगा, जितना बचेगा, उसको हम लोग बोल देंगे कुल व्यय, ठीक है। सरकार का कुल व्यय इतना हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मान लो 50 लाख इसने खर्चा किया है, अब 30 लाख तो इसने इकट्ठा किया, 5 लाख लोन ले लिया, ठीक है। तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये तो लोन है, ये तो आपको पेमेंट, ये तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के जो बचा 20 लाख, तो 20 लाख इसके हो जाएगा, 20 लाख खर्चा करेगा सरकार, खर्चा माना जाएगा, ठीक है। तो केवल कर राजस्व में कमी या केवल पूंजीगत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे चीज़ें दी भी गई हैं कि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा। और राजकोषीय घाटे में कुल व्यय जो होगा उसमें से कुल प्राप्तियाँ और उधारी को छोड़कर जो कुल प्राप्त हुआ है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। कुल व्यय कितना किया गया है। बाकी बात करें फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ये सरकार की कुल उधारी आवश्यकता का प्रमुख संकेत दर्शाता है, ठीक है, कि कितना इसने उधार लिया है, कितना भी कर्जा है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसमें से जो ब्याज हमने भुगतान किया है, ठीक है। मान लेते हैं कि 50 लाख फिस्कल डेफिसिट है, इसमें से हमने 5 लाख क्या कर दिया है, ब्याज का भुगतान कर दिया है, ठीक है। फिर जो बचेगा वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट ब्याज भुगतान के बाद। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनके कार्य पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है, सेबी का क्या कार्य है, नाबार्ड का क्या कार्य है और PFRDA का क्या कार्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं। बात करें RBI, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है कि बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था को मैनेज करना। सेबी का क्या कार्य होता है, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो शेयर मार्केट या प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। नाबार्ड की बात करें तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होती है, जब इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ठीक है। फिर PFRDA की बात करें, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी, ये कब, तो ये पेंशन के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 4, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले बात करें कि बेरोजगारी दर श्रम बाजार की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। हाँ, जाहिर सी बात है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ श्रमिकों को हटाने पर भी कुल उत्पादन में उल्लेखनीय कमी नहीं आती है। तो अगर बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि अदर लोगों को शामिल होने से आउटपुट फिर भी जीरो ही रहता है, ठीक है। मान लो किसी काम को करने के लिए, मान लो कोई काम है, इसको करने के लिए 5 लोग चाहिए और आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर इसी काम को 7 लोग करने लगे तो भी आउटपुट कितना, 5 ही रहा। तो इसमें जो 2 लोग हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार माने जाएंगे, इनकी आउटपुट जीरो रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है कि खेत पे काम 2 लोगों का ही होता है, पर घर में 4 लोग हैं तो 4 के चारों खेत पहुंच जाएंगे और उसी काम में मैनेज करते रहेंगे, जबकि उनमें 2-3 लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी, उतना ही काम 3 लोग ही कर सकते थे, ठीक है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3, ठीक है। अगला बात करें, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते के कैपिटल अकाउंट, ठीक है, से संबंधित लेन देन का उदाहरण है। वस्तुओं का निर्यात, विदेश से प्राप्त वेतन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेश से प्राप्त पेंशन। तो ये इसमें FDI हो गया, ठीक है, FPI हो गया, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं कैपिटल अकाउंट में आती हैं, या फिर इनके अलावा कोई भी कोलेट्रल वाला कार्य हो गया वो भी इसमें शामिल होता है। बाकी वस्तुओं का निर्यात हो गया, सेवाओं का निर्यात हो गया, विदेश से प्राप्त वेतन हो गया, रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी राजस्व खाते में आती हैं, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में आती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है विदेशों से प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, चीज़ें लिखी भी हैं, तो ये आप देख लेना। बाकी अगर बात करें हम तो हमारे 10 प्रश्न जो है आज के हम लोगों ने देख लिए हैं।
उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ या अगले सब्जेक्ट के 10 प्रश्नों के साथ, ठीक है। थैंक यू।